नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग आज से यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, शिक्षा के समाजशास्त्री एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य में यूनिट नंबर ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है, जिसमें हम लोग फर्स्ट यूनिट को ख़त्म कर चुके थे और उसके बाद आज से हम लोग यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आदर्शवाद आइडियलिज्म। आइडियलिज्म क्या होता है, आदर्शवाद क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने विस्तृत जानकारी लेंगे और उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। उसके पहले आप सभी लोग जितने भी चैनल पे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बिल्कुल दबा लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो आइए देखते हैं कि आदर्शवाद क्या होता है। तो सबसे पहले जो आदर्शवाद है वो पाश्चात्य दर्शन की प्राचीनतम विचारधारा है। आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की प्राचीनतम विचारधारा है और वर्तमान समय में हम प्रत्यक्षवाद, विचारवाद, अध्यात्मवाद के स्थान पर आदर्शवाद शब्द का अधिक प्रयोग करते हैं। हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? वर्तमान समय में हम लोग प्रत्यक्षवाद, विचारवाद, आध्यात्मवाद के स्थान पर आदर्शवाद शब्द का अधिक प्रयोग करते हैं। आदर्शवादी जो दार्शनिक विचारों को ही सत्य मानते हैं, जो आदर्शवादी जो हैं वो आदर्शवादी जो दार्शनिक जो थे वो विचारों को ही क्या मानते हैं? सत्य मानते हैं। प्लेटो जैसे कि आदर्शवाद जो है, देखिए यहाँ पे है कि आदर्शवाद का विकास सुकरात तथा उनके शिष्य प्लेटो ने किया था। तो जो प्लेटो जो किए थे, तो प्लेटो ने भी चिंतन, विचारों और तर्क आदि को ही महत्व देते हैं। किसको प्लेटो ने महत्व दिया? तो प्लेटो ने चिंतन को, विचारों को, तर्क को आदि को महत्व दिया। आइए देखते हैं कि जो आदर्शवाद जो है, आदर्शवाद का अर्थ क्या होता है, आदर्शवाद कैसे इसको हम अर्थ इसका क्या होता है, कैसे ये आदर्शवाद आया। तो देखिए क्या है कि आदर्शवाद अंग्रेजी भाषा में इसको हम आइडियलिज्म कहते हैं। आइडियलिज्म आदर्शवाद को ही, और आदर्शवाद जो आइडियलिज्म जो कहते हैं, इस आइडियलिज्म को अगर हम 2 पार्ट में विभाजित करना चाहें तो ये होता है आइडिया प्लस इज्म। क्या होता है? आइडिया प्लस इज्म। और आइडिया प्लस इज्म, जब इसको अगर हम आइडिया का मतलब इसमें क्या होता है, आइडिया को हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ विचार, नई विचार, कोई भी आइडिया अगर हमारे दिमाग में आ जाती है, फिर आइडिया जो होता है वो क्या होता है? एक विचार होता है। तो आइडिया को हम विचार कहते हैं। और इज्म का मतलब होता है वाद, प्रत्यक्षवाद जैसे हो गया, कोई न कोई वाद, तो वही हो जाता है विचारवाद। इसको जब आपस में हम मिलाते हैं या फिर आपस में जोड़ते हैं तो यही हमारा हिंदी रूपांतरण क्या मिलता है? आइडिया प्लस इज्म का विचारवाद। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है कि आदर्शवाद का मूल शब्द आइडियलिज्म है। क्या है? आइडियलिज्म, आइडियाज इज्म है, और जिसका अर्थ होता है क्या होता है? विचारवाद। और इसको इंग्लिश में हम क्या कहते थे? आइडियलिज्म। और वर्तमान में इसको आइडियलिज्म के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आइडियलिज्म के नाम से जाना जाता है। और आइडियलिज्म उसको पहले इसका पूरा नाम था, आदर्शवाद का जो पुराना जो नाम था आइडियलिज्म नाम था। और ये कहाँ से इसका अर्थ हुआ? तो आप इस चीज़ को बहुत देखिए, डायग्राम थोड़ा सा बना करके और पेपर में थोड़ा अच्छे से अगर आप दर्शाएंगे, यहाँ पर मान लीजिए लिख देंगे कि अर्थ, क्या लिख देंगे? अर्थ, आदर्शवाद का अर्थ, और अर्थ लिख करके इस चीज़ को आप डायग्राम बना करके थोड़ा सा आप लिखने का जब प्रयास करेंगे तो कापी थोड़ी सी अच्छी लगती है। और जब कापी अच्छी लगती है और इतना ही में वो पूरी बातें आप समाहित हो जाती हैं, जिसको कि आपको आगे दर्शाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है। तो आप कम कोटेशन लिखिए, मतलब कोटेशन अच्छा लिखिए, कम शब्दों में लिखिए, ताकि वो प्रभावित हो जाए। तो आप क्लियर हैं इस चीज़ से? तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि आदर्शवाद क्या है। तो आदर्शवाद को हम अंग्रेजी भाषा में आइडियलिज्म कहते हैं। और आइडियलिज्म को जब हम 2 भागों में तोड़ते हैं तो ये क्या होता है? आइडिया प्लस इज्म। आइडिया प्लस इज्म होता है, और आइडिया का ही हिंदी में मतलब होता है विचार, कोई भी विचार, नई सोच। और उसके बाद इज्म का मतलब होता है वाद। तो इसको जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो हमें निकल करके आता है विचारवाद। क्या आता है? विचारवाद। और इसी विचारवाद ये कहाँ से आता है? तो ध्यान दीजिए कि आदर्शवाद का मूल शब्द जो पुराना जो नाम था, पुराना जो शब्द जो था वो आइडियलिज्म से है, और जिसका अर्थ ही होता है विचारवाद। तो ये आइडियलिज्म कहाँ से बना? तो आइडिया प्लस इज्म से बना है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म से बना है आइडियलिज्म।
क्लियर हो गया। और इसको वर्तमान भाषा में, मतलब वर्तमान में इसको हम क्या कहते हैं, आइडियलिज्म कहते हैं, जो कि आदर्शवाद को आइडियलिज्म के नाम से जाना जाता है। अर्थ आपका क्लियर हो गया एकदम। अब देखिए इसमें जैसे कि हम आपको बताए भी थे कि आदर्शवाद जो है क्या है, पाश्चात्य दर्शन की प्राचीनतम विचारधारा है। पाश्चात्य जो दर्शन था उसकी प्राचीनतम विचारधारा, विचारधारा क्या है, आदर्शवाद है। आगे भी बताए थे कि वर्तमान समय में हम प्रत्यक्ष, इस समय जो हमारा जो वर्तमान जो समय है उस समय क्या है, तो हम प्रत्यक्षवाद, विचारवाद और अध्यात्मवाद के स्थान पर, ये सभी जो वाद जो पहले थे उनके स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं, तो आदर्शवाद शब्द का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। और आदर्शवादी जो थे, देखिए यहाँ पे क्या है कि आदर्शवाद का विकास सुकरात तथा उनके शिष्य प्लेटो ने किया था। कौन किया था, तो आदर्शवाद का विकास सुकरात तथा उनके शिष्य प्लेटो ने किए थे। तो आदर्शवाद जो थे, प्लेटो ने भी चिंतन, प्लेटो ने क्या कहा, प्लेटो ने भी चिंतन मतलब चिंतन करना, विचारों को, तर्क और तर्क आदि को महत्व दिया। जो प्लेटो थे वो किसको किसको महत्व दिए थे, तो चिंतन को और विचार को और तर्क आदि को इन्होंने अधिक से अधिक महत्व दिया। तो जैसा कि यहाँ पे है कि आदर्शवाद का विकास सुकरात तथा प्लेटो ने किया। इस चीज़ को आप ध्यान लीजिएगा कि अगर जैसे आपसे पूछ ले कि आदर्शवाद का जो है विकास किसके द्वारा हुआ, तो आप बताएंगे कि सुकरात के द्वारा हुआ तथा सुकरात के शिष्य जो थे वो प्लेटो, उनके द्वारा किया गया था। आगे देखिए क्या है कि प्लेटो के बाद, प्लेटो ने किए थे और सुकरात ने, और उसके बाद जो अन्य जो दार्शनिक जो थे पाश्चात्य दर्शन के, जैसे कि बर्कले हो गए, देकार्ते हो गए, कांट हो गए, फिक्टे हो गए और हीगल हो गए आदि जो दार्शनिक ये लोग जो थे वो पाश्चात्य दर्शन के, ये सब लोगों ने इस विचारधारा का प्रतिनिधित्व किया। सुकरात तथा प्लेटो ने तो इसका विकास किया, लेकिन बर्कले, कांट और फिक्टे और हीगल आदि जो दार्शनिक जो थे, ये लोग ने क्या किए, विचारधारा को प्रतिनिधित्व दिया, आगे इसको बढ़ाने का प्रयास किए। आगे देखिए क्या है, जैसा कि इसमें दिया गया है कि यह विचारधारा ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित करती है। यह जो आदर्शवाद जो विचारधारा है वो ईश्वर को ही सत्य मानती है, ब्रह्मांड को ईश्वर, जो विचारधारा है वो ब्रह्मांड को, पूरे ब्रह्मांड को ही ईश्वर द्वारा निर्मित करती है, मतलब कि ईश्वर को ही मानती है, ईश्वर को ही सब कुछ अपना मानती है, सत्य मानती है। आगे देखिए क्या कह रहा जा रहा है कि इस वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। ये जो हमारा भौतिक जगत जो है, इस जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जो जगत था उसी को ये क्या मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, आदर्शवाद। आगे क्या कहा जा रहा है कि यह ईश्वर को अंतिम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है। ये किसको अंतिम सत्य मानती है, तो यह ईश्वर को अंतिम सत्य मानती है। हम आपसे पहले बताए कि आदर्शवाद जो है वो ईश्वरवादी है, वो ईश्वर को ही सत्य मानती है, वो आध्यात्मिक को ही श्रेष्ठ मानती है। जो अध्यात्मवाद है आध्यात्मिक को ही वो श्रेष्ठ मानती है। तो यह ईश्वर को अंतिम सत्य मानती है और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है। जो हमारी आत्मा है, जो हमारे शरीर में विद्यमान है आत्मा, जीव जंतुओं में विद्यमान है आत्मा, उसी को क्या मानती है, यह एक ईश्वर का अंश मानती है कि यही भगवान है, यही सब कुछ है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य ही है आत्मानुभूति। जो मनुष्य है उसका अंतिम उद्देश्य ही होता है क्या, आत्मानुभूति, सहानुभूति। जो आत्मा हमारे अंदर है वो अगर संतुष्ट है, वो अगर सही है, तो आत्मानुभूति उसका उद्देश्य ही क्या है, आत्मानुभूति। तो हम आपको आशा करते हैं कि आप लोग को आदर्शवाद का जो अर्थ था, जो उसके बारे में जो ऊपर की जो जानकारियां थी वो आपको क्लियर हो गया। आइए इसके बाद हम लोग इसके परिभाषाओं को जानते हैं कि इसकी परिभाषाएं क्या हैं। आइए देखते हैं। इसके बाद इसकी परिभाषा, आदर्शवाद जो है, आदर्शवाद के अनुसार जो परिभाषाएं कुछ दिए थे वो क्या हैं। जैसे एक एडम्स महोदय हैं, तो एडम्स के अनुसार क्या है परिभाषा, तो एडम्स के अनुसार आदर्शवाद एक अथवा दूसरे रूप में दर्शन के समस्त इतिहास में व्याप्त है। क्या है, आदर्शवाद जो है आदर्शवाद एक अथवा दूसरे रूप में, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में दर्शन के समस्त इतिहास, जो हमारा दर्शन जो हमें पढ़े थे हम, दर्शन के समस्त इतिहास में क्या है, व्याप्त है, विलीन है। आगे क्या है, जीएस रास के अनुसार आदर्शवादी दर्शन के बहुत और, आदर्शवादी जो है वो दर्शन के बहुत और विविध रूप हैं। जो दर्शन हमारा है उसके बहुत विविध रूप हैं, परंतु सभी का आधार मूल तत्व, सभी का आधारभूत जो है तत्व यही है
कि संसार की उत्पत्ति का कारण मन आत्मा है। संसार की उत्पत्ति का कारण क्या है? आत्मा है, मन है। क्या है? आत्मा है। तो वही जीएस राज कह रहे हैं कि आदर्शवादी जो हैं वो आदर्शवादी दर्शन की में के बहुत और विविध रूप हैं, परंतु लेकिन सभी का आधारभूत तत्व यही है कि संसार की उत्पत्ति, हम इस संसार की पूरी जो उत्पत्ति है उसका जो कारण है वो क्या है? आत्मा है और मन है। ये जीएस राज के अनुसार था। अगला देखिए हार्न के अनुसार क्या है? आदर्शवादी शिक्षा दर्शन मानसिक जगत का मानव के अभिन्न अंग, क्या कह रहे हैं कि आदर्शवादी जो है वो शिक्षा दर्शन की मानसिक जगत का मानव के अभिन्न अंग समझने की अनुभूति का विवरण है। जो मानव के जो विभिन्न अंग हैं, अभिन्न अंग हैं, उस मानव को अभिन्न अंगों को समझने की अनुभूति का विवरण है। आप जो अनुभूति जो करते हैं उसका क्या है? विवरण है। ये कौन बता रहे हैं? हार्न के अनुसार। आइए देखते हैं कि आदर्शवाद जो है, आइडियलिज्म है, उनके प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है। उनके प्रिंसिपल क्या है? आदर्शवादी के सिद्धांत क्या है? तो पहला सिद्धांत क्या है कि आदर्शवादी आध्यात्मिक जगत को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। जैसे कि हम आपको बताया भी थे इससे पहले कि जो आदर्शवादी जो हैं, आदर्शवाद जो है वो पाश्चात्य दर्शन की प्राचीनतम विचारधारा है, और प्राचीनतम विचारधारा में वो क्या मानते हैं? तो आदर्शवादी आध्यात्म जगत को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। जो आदर्शवादी जो थे वो आध्यात्म जगत को ही क्या करते हैं? उसमें विश्वास करते हैं, अध्यात्म जगत को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उसके अलावा किसी को अन्य वो मानते नहीं हैं। भौतिक जगत को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते हैं, अध्यात्म जगत को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है कि मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है। जो मानव है, जो मनुष्य है, उनका अंतिम उद्देश्य, आदर्शवादी ये कहते हैं कि जो मानव जो जीव है, मानव जो शरीर है, उनका अंतिम उद्देश्य ही होता है ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर को प्राप्त कर लेना। यही है मानव जीवन की अंतिम उद्देश्य। अगला देखिए इनका क्या है कि आत्मा आध्यात्मिक तत्व है। पहले ही आपको क्लियर कराए थे कि आदर्शवादी आध्यात्मिक जगत को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो आत्मा आध्यात्मिक तत्व है और परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। देखिए क्या कर रहे हैं, सिद्धांत इसका क्या है कि आत्मा आध्यात्मिक तत्व है। जो हमारी जो आत्मा है वो क्या है? आध्यात्मिक तत्व, लेकिन परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। जो परमात्मा हमारी जो है वो क्या है? सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। ये इनका सिद्धांत है। अगला चौथा सिद्धांत देखिए क्या है कि संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य है। जो संसार है उसका सर्वश्रेष्ठ, देखिए जो आदर्शवादी जो हैं वो दूसरा रूप किसको माने हैं? मनुष्य को माने हैं। आदर्शवादी जो है संसार के सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य है, मतलब कि जो दूसरा जो रूप है वो क्या है? मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य के अंदर क्या है? आत्मा विद्यमान होती है, इसीलिए वो दूसरा रूप किसको माने हैं? मनुष्य को माने हैं कि मनुष्य ही आध्यात्मिक जगत, एक तो पहला था आध्यात्मिक जगत को ही सर्वश्रेष्ठ माने हैं, और दूसरा अगर जो माने हैं तो किसको माने हैं? मनुष्य को माने हैं। अगला देखिए क्या है कि आत्मानुभूति के लिए सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति आवश्यक है। अगर आत्मानुभूति जो है, जो हमारा आदर्शवाद है, उनके जो प्रिंसिपल हैं, उसमें अगर हमको आत्मानुभूति की जो प्राप्ति होती है, उस आत्मानुभूति की प्राप्ति के लिए हमको सत्यम शिवम और जो सुंदरम हैं उनकी अनुभूति, उनकी प्राप्ति बहुत ही आवश्यक है। आइए देखते हैं इनके उद्देश्य क्या क्या है। हम लोगों ने इनकी परिभाषा जाने और आदर्शवाद के सिद्धांत जाने, इसके बाद इसको हम क्या जानेंगे? इनके उद्देश्य। देखिए आगे क्या है कि आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य। आदर्शवादी जो थे वो शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, इनके एम्स क्या थे, शिक्षा में इनके उद्देश्य क्या हैं। जो आदर्शवादी जो हैं उनके शिक्षा में उनका उद्देश्य क्या था। तो देखिए सबसे पहला उद्देश्य क्या है कि बालक का आध्यात्मिक विकास करना। जो बालक है उसका आध्यात्मिक विकास करना चाहिए। जो भी बालक होता है उसका हमको क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक विकास करना चाहिए आदर्शवादी के अनुसार। जो आदर्शवाद जो थे उनके अनुसार क्या करना चाहिए कि बालक का आध्यात्मिक विकास करना चाहिए। तीसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है कि सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित करना चाहिए। जो सत्यम शिवम, सत्य ही है, मतलब सत्य ही है, शिवम ही है, सुंदरम है, ये सब चीज़ों का क्या करना चाहिए? विकास करना चाहिए आदर्शवाद के अनुसार। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है कि सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा करना चाहिए, विकास तथा हस्तांतरण करना चाहिए। देखिए इसका कहने का क्या मतलब है कि जो हमारी सांस्कृतिक जो संपत्ति है, हमारी जो सांस्कृतिक जो विरासतें जो कुछ हैं, उनका क्या करना चाहिए? हमको रक्षा करना चाहिए। उनका जो कुछ भी हमारी सांस्कृतिक विरासतें हैं, जो कुछ भी हमारी सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं, उन सभी चीज़ों को हमको उनकी रक्षा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको विलुप्त कर देना चाहिए, उनको भूल जाना चाहिए, नहीं, उनकी रक्षा करना चाहिए, उनको आगे हमको और बढ़ाना चाहिए और उनका विकास करना चाहिए। उनको आगे हमको उनका और भी विकास करना चाहिए। उसमें ये नहीं कि उनको एकदम ख़त्म ही कर दें, हम
भूल जाएं कि हमारी सांस्कृतिक क्या परंपराएं थी या फिर क्या हमारी सांस्कृतिक जो आज की डेट में जो विरासतें हमारी हैं पुरानी, उन सभी चीज़ों को, ऐसा नहीं, उनका और भी विकास करना चाहिए, उनको और अच्छे से उनको बनाना चाहिए। और उनका क्या है, तथा हस्तांतरण करना चाहिए। हस्तांतरण का मतलब कि एक रूप से दूसरे रूप में बदलना चाहिए। जैसे जो पुराने लोग थे वो उनकी सांस्कृतिक जो कुछ भी परंपराएं थी उनको आज भी हमको उनका पालन करना चाहिए। जो कुछ भी सांस्कृतिक विरासतें जो कुछ हमारी हैं उनको क्या करना चाहिए, एक रूप से दूसरे रूप मतलब बताना चाहिए किसी चीज़ों को कि हमारी पुरानी विरासतें हैं, ये हमारी सांस्कृतिक विरासतें हैं, तो उसका एक रूप से दूसरे रूप में क्या करना चाहिए, हस्तांतरण करना चाहिए, रूपांतरण करना चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि आदर्शवादी के अनुसार कि सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा करना चाहिए। जो कुछ भी हमारी सांस्कृतिक संपत्ति है उसकी रक्षा हमको करना चाहिए। उस सांस्कृतिक विरासत को या फिर जो सांस्कृतिक उसकी क्या करना चाहिए, हमको विकास करना चाहिए तथा उनका हस्तांतरण करना चाहिए, एक रूप से दूसरे रूप में उनको रूपांतरण करना चाहिए, एक दूसरे को बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनको भूल जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आदर्शवादी के अनुसार देखिए चौथा उद्देश्य क्या है, इनका चौथा एम क्या है कि बालक की बुद्धि तथा विवेक का विकास करना चाहिए। जो बालक होता है उसकी बुद्धि का, उनके विकास का, जो बुद्धि और विवेक, उनके सोचने समझने की क्षमता का, उनके नैतिक चारित्रिक गुण, ये सब जो कुछ भी है उनका क्या करना चाहिए, उनका सर्वांगीण विकास करना चाहिए। कि ये कहीं ना कहीं उनके बुद्धि का, विवेक का, उनके सर्वांगीण विकास का, उनके चारित्रिक, नैतिक, ये सभी चीज़ों का क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए। आदर्शवाद कहते हैं, आदर्शवादी के अनुसार उनके विवेक का विकास करना चाहिए। अगला देखिए इनका एम क्या है, पांचवा, कि मूल प्रकृति को आध्यात्मिक प्रकृति में बदल देना चाहिए। जो मूल जो प्रकृति है उसको आध्यात्मिक प्रकृति में उनको बदल देना चाहिए। वो हमेशा, आदर्शवाद हमेशा किसमें विश्वास किए हैं, अध्यात्मवाद में। वो हमेशा हर एक चीज़ को अध्यात्म, बालक के जो कुछ भी है, बालक को अध्यात्म से जोड़ना चाहते हैं, उनको आध्यात्मिक बनाना चाहते हैं, वो हमेशा अध्यात्म पर ही विश्वास करते हैं। तो वो कहते हैं आदर्शवाद की मूल प्रकृति जो कुछ है, बालक का जो मूल प्रकृति है उनको आध्यात्मिक प्रकृति में बदल देना चाहिए। अगला देखिए क्या है कि आदर्शवाद और पाठ्यक्रम। जो आदर्शवाद जो थे उनमें पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। आदर्शवादी के अनुसार पाठ्यक्रम, जो बालक का, जो बच्चों का जो पाठ्यक्रम होना चाहिए, जो सिलेबस होना चाहिए, जो कैरिकुलम उनका जो होना चाहिए, उनका क्या होना चाहिए, उनका कैसा होना चाहिए आदर्शवादी के अनुसार। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम जो उनका कैरिकुलम है मानव के विचार और आदर्शों एवं अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। जो कुछ भी मानव है, जो उनका मानव का जो भी कुछ भी पाठ्यक्रम है, तो मानव के विचार और आदर्शों के अनुसार, उनके आदर्श को मानना चाहिए, उनके अनुभव पर आधारित होना चाहिए। जो मानव है उनका अनुभव कैसा है, उनके आदर्श क्या है, ऐसा नहीं कि उनके आदर्श को भूल जाना चाहिए, नहीं, आदर्शों को, अनुभव को पर आधारित होना चाहिए उनका पाठ्यक्रम, उनका कैरिकुलम। और आदर्शवादियों के अनुसार बालक के व्यक्तित्व के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास होना चाहिए। जो उनका पाठ्यक्रम होना चाहिए, जो आदर्शवादियों के अनुसार जो बालक का जो कुछ भी पाठ्यक्रम होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, उस बालक के ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होना चाहिए, उनके भावात्मक पक्ष का भी विकास होना चाहिए और बालक के क्रियात्मक पक्षों का विकास होना चाहिए। ये आदर्शवादी के अनुसार है। तीनों ही पक्षों का विकास करने के लिए तीनों पक्षों को पाठ्यक्रम से सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि उनका, मैं बताया भी इसके पहले कि उनके चारित्रिक, बुद्धि का विकास, तर्क करने की क्षमता, ये सब कुछ बालक में क्या होना चाहिए, विकसित करना चाहिए। पाठ्यक्रम कैरिकुलम ऐसा बनाना चाहिए कि बालक तर्क कर सके, प्रश्न कर सके, सोच सके, विवेक कर सके, अपनी बुद्धि लगा सके, उनके ये नैतिकता का विकास हो सके, उनके चरित्र है उनका विकास हो सके, वो सब कुछ बालक का विकास हो सके। ऐसा पाठ्यक्रम, ऐसा कैरिकुलम बनाना चाहिए कि बालक हर समय अपने आप को तर्क कर सके, चिंतन कर सके, अध्यात्म में अपना विश्वास कर सके। तो ये इनका क्या था, आदर्शवाद और उनका पाठ्यक्रम। आदर्शवाद के अनुसार बच्चों का पाठ्यक्रम, जो मानव जो है, उस बालक जो है उसका पाठ्यक्रम किस प्रकार से होना चाहिए, उनका कैरिकुलम कैसा होना चाहिए। आगे देखिए क्या है कि आदर्शवादी और आदर्शवाद के अनुसार उनकी शिक्षण विधियां कैसी होनी चाहिए। जो बालक है उनके सीखने की विधियां कैसी होनी चाहिए, वो किस प्रकार से सीख सके। तो आदर्शवाद और शिक्षण विधियां, इनकी विधियां क्या क्या है, देखिए क्या है, प्रश्नोत्तर विधि। जैसे क्या है कि बालक प्रश्न पूछे, आदर्शवादी कहते हैं कि बालक जो है उन प्रश्न पूछे, प्रश्नोत्तर विधि का उनको मतलब आना चाहिए, उनको प्रश्न बालक कर सके और शिक्षक जो है, उनके गुरु जो हैं वो क्या कर सके, उनके शिक्षक जो हैं उत्तर उनका दे सके। आगे क्या है, तर्क करना, बालक के अंदर तर्क करने की क्षमता हो, प्रश्न मतलब खोजने की, प्रश्न पूछने की, ये सब की उनके अंदर क्षमता हो। आगमन निगमन विधि की हो, निदेश विधि की हो, खेल विधि की हो, वो खेल खेल में अपने आप को कुछ चीज़ें सीख जाए। तो ऐसी कुछ चीज़ें वो क्या है, आदर्शवादी के अनुसार इनकी शिक्षण विधियां हैं। अगला देखिए क्या है, आदर्शवाद के गुण। आदर्शवाद के गुण क्या क्या है, तो आदर्शवाद का गुण क्या है, जैसे देखिए पहला गुण क्या है कि आदर्शवाद में स्व अनुशासन पर बल दिया गया है। मतलब स्वतंत्र अनुशासन होना चाहिए, उसमें कोई अनुशासन बल नहीं दिया गया है, वो स्वतंत्र होना चाहिए। बालक को सीखने समझने के लिए थोड़ा सा स्वतंत्र, आध्यात्मिक, जैसे क्या है कि अध्यात्म पर बल दिया गया है। तो अध्यात्म बल देने का मतलब क्या है कि वो स्वतंत्र रूप से अपने आप को अध्यात्म में बदल सके।
तो क्या है कि आदर्शवाद के अनुसार स्व अनुशासन पर बल दिया गया है। और दूसरा देखिए क्या है इनके गुण कि आदर्शवादी द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को व्यापक स्वरूप प्रदान किया जाता है या प्रदान किया गया है। तो आदर्शवादी जो है उनके अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य है, जो शिक्षा के जो कुछ भी एम है, एम में अभी हम क्या बताया आपको कि जो बालक है, बालक का चारित्रिक विकास होना चाहिए, बुद्धि का विकास होना चाहिए, तर्क करने की क्षमता होनी चाहिए। तो आदर्शवादी द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को व्यापक स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए, वो व्यापक रूप से इस सभी चीज़ों को जान सके, सोच सके, समझ सके। तो ये आदर्शवादी के गुण हैं। अगला तीसरा गुण देखिए क्या है कि आदर्शवाद में नैतिकता एवं चारित्रिक विकास पर बल दिया गया है। इसके बारे में मैं आपको बता दिया कि जो बालक है आदर्शवादी के अनुसार उनके चरित्र और उनके जो नैतिकता है उस पर क्या किया गया है, बल दिया गया है कि वो अपने आप को नैतिकता का विकास कर सके, चरित्र उनका विकास हो सके, उनके मानसिक विकास हो सके, तर्क करने की क्षमता हो सके। ये सभी चीज़ें आदर्शवादी के अनुसार बालक के विकास किया गया है। अगला देखिए क्या है, जब कहीं ना कहीं किसी चीज़ के जब दोष होते हैं, जो कुछ कहीं ना कहीं उनके जब गुण होते हैं तो उनके कहीं ना कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं तो उसमें क्या होती हैं, कुछ न कुछ उनकी बुराइयाँ भी होती हैं। तो आइए देखिए, जैसे इनके गुण जैसे थे उसी तरह इनके कुछ न कुछ दोष भी रहे होंगे। तो आइए देखते हैं इनके दोष क्या हैं। जैसे पहला दोष क्या कह रहे हैं कि आदर्शवादी में दर्शन पर अत्यधिक बल दिया गया है। कहने का क्या मतलब है कि आदर्शवादी जो है वो दर्शन पर ही बल दिए हैं, सिर्फ दार्शनिक, सिर्फ अध्यात्म के बारे में बताए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हाँ प्रकृति के भी बारे में बता दिए हो, ऐसा नहीं किसी और चीज़ों के बारे में बता दिए हो, नहीं, सिर्फ और सिर्फ आत्मा के बारे में बताए हैं। सिर्फ ये क्या नाम है, आध्यात्मिक ही सब कुछ है, आध्यात्मिक ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है। इसी के बारे में उन्होंने क्या किया है, अपने आप को बल दिए हैं। दूसरा देखिए इनका दोष क्या है कि आदर्शवादी शिक्षा में प्रयोगात्मक शिक्षण विधि क्या किए गए हैं कि आदर्शवादी शिक्षा में प्रयोगात्मक शिक्षण विधि पर अत्यधिक बल दिया है। जो प्रयोगात्मक जो शिक्षण विधि है उस पर अधिक बल दिया गया है। लेकिन जो वर्तमान जो युग हमारा है, इस समय का प्रेजेंट टाइम का जो युग है, वर्तमान युग की आवश्यकता है। आदर्शवादी जो है शिक्षा में प्रयोगात्मक शिक्षण विधि पर अत्यधिक बल नहीं दिया है। हमको इस समय किसकी जरूरत है, प्रयोगात्मक विधि का। कोई न कोई कहीं ना कहीं इस समय प्रेजेंट टाइम में हमको प्रयोग की विधि से सभी चीज़ें सिखाई जाती है। कहीं ना कहीं आज के डेट में प्रयोग सबसे ज़्यादा होने लगा है। हर एक चीज़ पे सोचने समझने की प्रयोग करके ही हम कोई ना कोई चीज़ सीख पाते हैं। लेकिन उस समय क्या होता था कि उस समय जो आदर्शवादी जो कहे थे वो प्रयोगात्मक पर बल ही नहीं दिए हैं, वो प्रयोगात्मक को नहीं माने हैं, सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म के बारे में माने हैं, सिर्फ और सिर्फ आत्मा को सत्य माने हैं। लेकिन अब क्या है, इस समय प्रेजेंट टाइम वर्तमान का युग क्या है हमारा कि इस समय प्रयोग के माध्यम से हम जो कुछ भी प्रयोग करते हैं, अगर वो सही आ जाता है तो हम मान लेते हैं कि नहीं हाँ ये चीज़ें ये सही है, ये चीजें गलत है। कहीं ना कहीं हम सिद्धांत पे चलते हैं, प्रिंसिपल्स पे चलते हैं। लेकिन पहले क्या था, उनके सिद्धांतों पे नहीं वो चलते थे, वो प्रयोगात्मक पे नहीं विश्वास करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म पे विश्वास करते थे। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है कि आधुनिक युग की शिक्षा बाल केंद्रित है। प्रेजेंट टाइम की शिक्षा क्या है, बाल केंद्रित है। बालक जैसा सोचना चाहता है, जैसा चिंतन करना चाहता है, जिस तरह से वो पढ़ना चाहता है, अपने आप को स्वतंत्र उसको छोड़ दिया जाता है। बालक के ऊपर शिक्षक को मतलब पढ़ाना होता है। बालक जैसा सोचता है उस तरह से शिक्षक उसको पढ़ाता है, हंसाते हुए, खिलाते हुए, मतलब ऐसी शिक्षण खेल खेल में सिखा देना। बाल केंद्रित शिक्षण होगी कि नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं हमारा वर्तमान युग इस समय जो है वो इसका युग है कि बालक केंद्रित शिक्षण है। बालक जैसा सीखना चाहता है वैसा हमको मतलब शिक्षक को करना पड़ता है, हमारा वैसा पाठ्यक्रम बनाना पड़ता है। लेकिन इनके दोष ये क्या है कि उस समय का जो आदर्शवादी जो बालक जो थे वो देखिए क्या है, जो कि आदर्शवादी में बालक को गौण माना गया है। बालक का कोई अस्तित्व मतलब बालक एकदम शांत रूप से एकदम बैठा रहता था और शिक्षक को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। शिक्षक को क्या किया गया, सर्वोपरि, मतलब शिक्षक अगर उसको बालक को जैसे चाहे वैसे वो पढ़ाई। वो पता चले कि दिन भर मारता था, बच्चा डर करके पता चले भाग जाता था, पढ़ ही नहीं पाता था, कुछ बच्चे डर जाते थे। तो उस समय का जो आदर्शवादी जो शिक्षा थी, उस समय कहीं ना कहीं शिक्षक जो होते थे, जो गुरु होते थे, उन्हीं को सर्वोपरि माना गया है। शिक्षक जैसा कहता था वैसा बालक को सीखना पड़ता था। अगर वो कह दिया कि आज 10 से मतलब 2 से लेकर के 20 तक का पढ़ा याद करना है, तब चाहे बच्चा को याद हो पाए चाहे ना याद हो पाए, उसको याद ही करना है, नहीं करना है तो मार खाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं बच्चा क्या होता था, डर जाता था, वो भाग जाता था, स्कूल छोड़ के पढ़ता ही नहीं था। तो ये सब कहीं ना कहीं उसमें कमियां कुछ ना कुछ थी आदर्शवाद में। तो हम लोगों ने आज आदर्शवाद जो आइडियलिज्म था इसके बारे में हम लोगों ने संपूर्ण अध्ययन किया। जो यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 की शुरुआत हो चुकी है, यूनिट नंबर 1 हमारा खत्म हो चुका है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स बनाते हुए चलिए, देखिए इतना लिखने का हमारे क्या
महत्व है। हम तो आपको कोई ना कोई चीज़ें समझा भी सकते थे, लेकिन इसको लिख देने का यही मतलब होता है कि आप कहीं ना कहीं इस चीज़ों से लाभान्वित हो सकें, आप खुद से नोट्स बना सकें। और क्लियरिटी बहुत ही अच्छी है। थोड़ा सा अगर क्लियर आप लोग को अगर नहीं दिख पाता हो तो अपनी क्वालिटी आप लोग बढ़ा लिया करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को बिल्कुल दबा दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप परेशान मत होया कीजिए, आपको वीडियो मिलती रहेगी, सिलेबस आपका पेपर से पहले खत्म हो जाएगा, इससे आप एकदम निश्चिंत रहें। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।